हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी का पीओके को लेकर बड़ा बयान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां गलवान झड़प को लेकर झूठी बातें फैला रहा है चीनी सेना, मनगढ़ंत बातें फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं के बीच प्रोपेगेंडा के तौर पर हो रहा है इस्तेमाल। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे चैनल पर। इसी बीच आपको बताएंगे जहां चीन और रशिया से लड़ने के लिए भारत को दोस्त बना रहा है अमेरिका। जी हां, मोदी जी के अमेरिका जाने पर बौखलाए ग्लोबल टाइम्स ने दे डाली है अमेरिका को तगड़ी वाली धमकी। दोस्तों बताएंगे बौखलाते हुए, जलते हुए और चाइना ने क्या क्या धमकियां दी है अमेरिका को। साथ ही साथ आपको किसान योजना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बताएंगे, उनके फायदे में। तो दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी का पीओके को लेकर बड़ा बयान। कहा पीओके के लोग भी भारत में शामिल होने की कर रहे हैं मांग, जल्द से उनको लेकर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को दावा किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग कर रहे हैं और कोई भी दरिद्र पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। योगी जी ने कहा कि क्या कोई 9 साल पहले सोच सकता था कि अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा? कोई ऐसा नहीं सोचता था। आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 का अनुच्छेद 370 को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब भारत के कानून के तहत चल रहा है और विकास एवं शांति की नई धारा के साथ आगे बढ़ रही है। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अंबेडकर नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1212 करोड़ रुपए की 2339 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज कश्मीर में कोई हिंसा नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत का हिस्सा बनने की मांग हो रही है। कोई भी दरिद्र पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। जी हाँ, योगी जी ने कहा कि वर्ष 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान यहाँ नहीं रहेगा, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। लोग कहते थे कि ये सपना है और हम यहाँ कहा करते थे कि हम इसे हकीकत में बदलेंगे। भारत माता के सच्चे बेटे की तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ चुका है। आज दुनिया में जब भी कोई संकट आता है तो पूरा दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देखता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर योगी जी के बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? अब तो देश में मुख्यमंत्री भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पीओके के लोग भारत में शामिल होने की कर रहे हैं मांग। ऐसे में दोस्तों आप लोग मोदी सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों पीओके को लेकर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता पीओके पर क्या मांग करती है। और साथ ही साथ दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर भारतीय अपने राय को रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी चाइना को लेकर खबर, जहां गलवान झड़प को लेकर झूठी बातें फैला रही है चीनी सेना। कैसे युवाओं के बीच प्रोपेगेंडा के तौर पर हो रहा है इस्तेमाल। बता दे चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की झड़प की हाल ही में 3री एनिवर्सरी मनाई है। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने इसे युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर चीनी कट्टर राष्ट्रवादी नेटिजन्स का समर्थन पाने की कोशिश की गई। इस दौरान चीनी और पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट से कई सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए। इनमें भारतीय सेना को कमजोर और चीन की पीएलए को मजबूत दिखाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर पीएलए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार हुई इन घुसपैठों में अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। चीनी सेना इसके जरिए देश के युवाओं को प्रेरित करना चाहती है ताकि वे पीएलए के साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। दूसरी ओर झूठे या अतिरंजित भारत विरोधी दावों को फैलाया जा रहा है। इसके लिए पीएलए जनता के बीच सूचना और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बढ़त हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि झड़प के बाद घायल भारतीय सेना के सैनिकों की तस्वीरें लीक हो गई। साथ ही उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि रेजिमेंट और सर्विस नंबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दोस्तों ऐसे में जिस प्रकार से भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है चाइना, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना कमजोर है और हम ताकतवर
ताकतवर है। ऐसे में दोस्तों भारत को क्या जवाब देना चाहिए और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चाइना को चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चाइना और रशिया से लड़ने के लिए भारत को दोस्त बना रहा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे बौखलाए ग्लोबल टाइम्स ने दे डाली है अमेरिका को धमकी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से चाइना चिढ़ा हुआ है। भारत अमेरिका संबंधों में आ रही मजबूती को चीन अपने खिलाफ देख रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारत और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। अपने संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धोखेबाज बताते हुए भारत को सतर्क रहने की अपील की है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है। उसका दावा है कि चाइना और रशिया का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को अपने साथ जोड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने जापान और ऑस्ट्रेलिया का हवाला देते हुए भारत को चाइना का दुश्मन ना बनने की अपील की है। जी हाँ, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका की इच्छा भारत को साथ जोड़कर क्षेत्र का सैन्यीकरण करना और संघर्ष को भड़काना है। वो हर हाल में क्षेत्रीय तनाव को तेज करना चाहता है। अखबार ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद जताई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दौरे से चाइना में किसी राजनयिक सफलता की संभावना नहीं थी। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने खुद वन चाइना पॉलिसी को दोहराया और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने से दो टूक इनकार किया। यानी कि दोस्तों चाइना को यह बिल्कुल भी नहीं भा रहा है कि अमेरिका भारत की खातिरदारी करे और चाइना को लग रहा है कि आखिर अमेरिका भारत की इतनी ज्यादा खातिरदारी क्यों कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी तारीफें क्यों कर रहा है। और इस चीज से बौखलाते हुए जलते हुए दोस्तों चाइना अमेरिका को धमकी देने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि चीन और रशिया से लड़ने के लिए ही भारत को दोस्त बना रहा है अमेरिका। दोस्तों आपको बता दे, इतना ही नहीं, चाइना यहाँ तक कह रहा है कि भारत का दीवार की तरह उपयोग करना चाहता है अमेरिका। जी हाँ, बीजिंग का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन की जगह भारत या कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं ले सकती है। दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन की तरफ से मोदी को मिल रहे बढ़ावे की एक कीमत भी उन्होंने दावा किया है कि भारत के अभिजात वर्ग ने अमेरिका के इन प्रयासों पर निराशा भी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि उन्हें चिंता है कि अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ दीवार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के पूर्व विदेश मंत्री यी ने कहा है कि अमेरिका के ये भू राजनीतिक कोशिशें असफल होंगी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चाइना की जगह भारत या कोई अन्य देश नहीं ले सकता है। ऐसे में दोस्तों चीन के इस बौखलाहट पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत के 4000 सैनिकों की निशानी है मिस्र का यह कब्रिस्तान। पीएम मोदी जी देंगे श्रद्धांजलि, अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 जून को मिस्र पहुंचने वाले हैं और ये 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मिस्र की यात्रा है। मिस्र में पीएम मोदी बोहरा समुदाय की 11वीं सदी की मस्जिद का दौरा करेंगे। इतना ही नहीं, वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस साल भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया था। मिस्र अभी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में उसकी कोशिश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी दौरा के बाद मिस्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी जी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत के दुश्मन को चाइना ने बचाया। 26/11 हमले के आरोपी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक डाला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का बड़ा भाई बन रहा है चाइना, फिर किया आतंकी का समर्थन। अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को रोक डाला। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश चाइना का असली चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है। चीन ने आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने पर अड़ंगा लगा दिया है। मीर को इस लिस्ट में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन चाइना ने इस पर वीटो लगा दिया। साजिद मीर मुंबई में हुए 26/11 के हमलों में वांटेड है और लश्कर का खूंखार आतंकवादी भी है। जानकारी के मुताबिक चीन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट के तौर नॉमिनेटेड करने के लिए भारत और अमेरिका के एक प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया है। बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में मीर को ब्लैक लिस्ट में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका द्वारा पेश किए गए और भारत द्वारा सह नामित किए गए प्रस्ताव पर वीटो लगा डाला। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही आतंकी है जिस पर पाकिस्तान ने एक समय पहले मौत तक का दावा कर डाला था। उसने कह दिया था कि ये आतंकी मर चुका है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने दिसंबर 2021 में यह दावा किया था कि साजिद मीर की मौत हो चुकी है, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की इस बात पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को साजिद मीर की मौत के सबूत पेश करने चाहिए। पाकिस्तान ने फिर अचानक 21 अप्रैल 2022 को साजिद मीर को गिरफ्तार करने का दावा किया और 16 मई 2022 को उसे सजा सुनाई गई और लाहौर की कोर्ट लखपत जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां इस्लाम के दुश्मन नहीं है यहूदी, रामायण जानना बेहद जरूरी। जी हाँ, चुपके से बच्चों की किताबें क्यों बदल रहा है सऊदी अरबिया, बता दे दोस्तों रामायण को लेकर बड़ी खबर। इस्लामिक देश सऊदी अरबिया बेहद खामोशी के साथ स्कूलों के टेक्स्ट बुक को बदल रही है और टेक्स्ट बुक को इतनी सावधानी और खामोशी के साथ बदला जा रहा है जिसका पता बहुत कम लोगों को चल पाया है। जी हाँ, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने अपने स्कूलों में टेक्स्ट बुक में ऐसे बदलाव कर रहा है जिसका मकसद बच्चों को कट्टर विचारधारा से बाहर निकालकर उदारवादी विचार धारा में लेकर आना है। सऊदी अरब का टेक्स्ट बुक परिवर्तन देश में सहिष्णुता को बढ़ाने के मकसद से किया जा रहा है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक बदलाव को लेकर कोई विरोध ना शुरू हो जाए। हाल ही में पता चला है कि सऊदी अरब के टेक्स्ट बुक बदलाव में इजराइल को लेकर कई तरह की बातें हटा दी गई हैं और नई नई बातों को जोड़ डाला गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सऊदी अरब धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान करने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि देश में आने वाले जनरेशन के मन में इजराइल को लेकर विकृत भाव ना रहे। दोस्तों इससे पहले साल 2021 में सऊदी अरब सरकार ने नया पाठ्यक्रम जारी किया था जिसमें रामायण और महाभारत के साथ हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को स्कूली किताबों में शामिल किया गया था। सऊदी अरब सरकार के 2021 के पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के साथ साथ योग और आयुर्वेद को भी अलग अलग क्लास की किताबों में शामिल किया गया था। सऊदी अरब सरकार ने उस वक्त कहा था कि उनका मकसद देश की आने वाली पीढ़ी अलग अलग संस्कृतियों से पहचान करानी है और सरकार की कोशिश है कि सऊदी का नया जनरेशन रामायण महाभारत भारतीय संस्कृति योग और आयुर्वेद के बारे में पढ़े और उन्हें समझे। यानी कि दोस्तों आपको बता दें जो लेटेस्ट खबर आपको हम बता रहे हैं कि वो ये है कि हाल ही में सऊदी अरब के एक स्कूली किताब से कुछ लाइनें हटा दी गई हैं, जिसमें एक लाइन है कि यहूदी और ईसाई इस्लाम के दुश्मन है। तो वहीं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर चल रहे विवाद को लेकर भी इजराइल के खिलाफ अभी तक पढ़ाई जा रही कई चैप्टर्स को हटा दिया गया है, जिनमें से इजरायली दुश्मन इजराइल के कब्जे वाली सेना दुश्मन यहूदी इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र को हटा दिया गया है। इसके अलावा भी फिलिस्तीन पर कई इजरायली हमलों के बारे में लिखी बातों को भी किताब से हटा लिया गया है। दोस्तों यानी कि दोस्तों सऊदी अरबिया अब रियल में बदलाव करता नजर आ रहा है और अपने देश के युवाओं को देश के आने वाली पीढ़ियों को कट्टरपंथी से हटा करके उदारवादी बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एक तेजी से प्रगति करने वाले देश का यही एजेंडा होना चाहिए और नागरिकों को उदारवादी होना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों इस पर देखते हैं भारतीयों का क्या राय है। दोस्तों आपके हम एक एक कमेंट को पढ़ेंगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय राजदूत ने किया HAL पेवेलियन का उद्घाटन। राफेल और दूसरे लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब। जी हां, फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने 19 जून को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पवेलियन का उद्घाटन किया। पेरिस एयर शो के दौरान राफेल और अन्य विमानों ने अपना करतब दिखाया। पेरिस एयर शो में पवेलियन का उद्घाटन करने के बाद HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनंत कृष्णन सीवी ने कहा कि कंपनी को अर्जेंटीना, फिलीपींस और मिस्र जैसे कई देशों से व्यापार ऑर्डर मिलने की संभावनाएं है। उम्मीद है कि इन देशों से कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा का प्रयास है। कंपनी अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर निर्यात कर सकती है। विभिन्न विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के साथ जुड़कर हमारी स्वदेशी क्षमताओं में सुधार हुआ है और ये भी देखा गया है कि हम अपने व्यापक रेंज के उत्पादों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर क्या ग्रीस ने जानबूझकर डुबोया पाकिस्तानियों से भरा हुआ जहाज। 300 से ज्यादा मर गए भड़के गृह मंत्री। जी हां, ग्रीस यानी यूनान के तट के निकट लगभग 750 यात्रियों से भरी हुई नाव पलटने के बाद से पाकिस्तान भड़का हुआ है। इस हादसे में 300 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की मौत होने की आशंका है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस घटना के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है
कि वे यूनानी तटरक्षक के व्यवहार का मुद्दा उनकी सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हादसे में जीवित बचे लोगों ने यूनानी बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह जब नौका डूबी तो उस समय उसमें 400 पाकिस्तानी नागरिकों के साथ ही मिस्र के 200 और सीरिया के 150 नागरिक सवार थे। उनमें सीरियाई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा है कि वे ग्रीस नौसेना के जवानों का मुद्दा उनकी सरकार के पास लेकर जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को डूबने दिया। पाकिस्तानी सरकार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जिंदा बचे लोगों ने आरोप लगाया कि नाव को जानबूझकर डुबोया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर सांसद श्री थानेदार ने बताया हिंदुओं पर अमेरिका का काला सच। आपको बता दें दोस्तों एक्सक्लूसिव खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर है। उनका अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान डेमोक्रेट सांसद श्री थानेदार पीएम मोदी जी की अगवानी करेंगे। थानेदार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा को भारत अमेरिका के संबंधों में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। इसको लेकर उन्होंने हिंदू कॉकस बनाने का भी एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू समुदाय पर हमला करते हैं। सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहां चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची, वियतनाम को गिफ्ट में आईएनएस कृपाण देगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, चीन का भारत ही नहीं कई और पड़ोसी देशों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसमें एक नाम वियतनाम भी है। वियतनाम भी भारत की तरह चीन की आंखों में आंखें डालकर उसकी हर धमकी का करारा जवाब दे रहा है। इस बीच भारत पहुंचे वियतनाम के रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत आईएनएस कृपाण गिफ्ट में देगा। इसे समंदर का खिलाड़ी कहा जाता है। भारत की इस घोषणा से चाइना को तगड़ी वाली मिर्ची लग सकती है। अपने आक्रामक और मनमाने रवैये के कारण चाइना अपने पड़ोसी देशों में विलन से कम नहीं है, यानी दुश्मन से कम नहीं है। पड़ोसियों की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले चाइना को बड़ा झटका लगा है। भारत दौरे पर पहुंचे वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा की है कि भारत अपने दोस्त वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत आईएनएस कृपाण गिफ्ट में देगा। इसके साथ ही भारत ने वियतनाम के साथ पनडुब्बी और लड़ाकू जेट संचालन, साइबर सुरक्षा और वियतनामी कर्मियों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर बताते हैं, जहां अपनी पहली विदेश यात्रा पर जर्मनी पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री ली चांसलर ओल्फ के साथ खास मुद्दों पर की बात। जी हां, पद ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर जर्मनी पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने मंगलवार को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इस दौरान वार्ता के एजेंडे में व्यापार, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे प्रमुख में शामिल रहे। ये 7वीं बार है जब बर्लिन में जर्मनी और चाइना के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई और दोनों देशों के नेताओं की ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से हुई मुलाकात के एक दिन बाद हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि बीजिंग अपने संबंधों को सुधारने के लिए पश्चिमी देशों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर पाई को मोहताज पाकिस्तान अब अपना कराची बंदरगाह भी यूएई को बेचने वाला है। जी हां दोस्तों, अमेरिका को पट्टे पर दे चुका है अपना मशहूर होटल। जी हां, आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान ने कुछ पूंजी जुटाने के लिए हाल ही में न्यूयॉर्क के अपने मशहूर रूजवेल्ट होटल को पट्टे पर दे दिया था। अब उसने कराची के बंदरगाह को भी संयुक्त अरब अमीरात को देने का फैसला लिया है ताकि कुछ फंड जुटाया जा सके। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से लोन की लीड न होने पाने के चलते पाकिस्तान इस विकल्प पर काम करने वाला है। वित्त मंत्री इशाक अहमद डार ने सोमवार को वित्तीय मामलों की समिति की कैबिनेट समिति की मीटिंग की अध्यक्षता की थी। इस मीटिंग में कराची पोर्ट ट्रस्ट और यूएई सरकार के बीच कमर्शियल एग्रीमेंट पर बात करने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी गई। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी है रशिया। अमेरिका अब चाहकर भी दशकों तक नहीं तोड़ सकता भारत से रशिया की दोस्ती। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, इस दौरे पर अमेरिका और भारत के बीच तेजस फाइटर जेट के इंजन और प्रीडिएटर हमलावर ड्रोन को लेकर समझौता होना है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को कई अन्य हथियारों का ऑफर भी दिया है। अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की योजना भारत को घातक हथियार बेचकर रशिया से दूर करने की है, लेकिन ये निकट भविष्य में संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। उनका ये कहना है कि ये दोस्ती की निशानी साल 2065 तक भारतीय सेना में बनी रह सकती है। दोस्तों आपको बता दें, आखिर क्यों भारत को रशिया से अलग नहीं किया जा सकता। दरअसल अमेरिकी
अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसे भारत ने रशिया से मिलकर बनाया है। भारतीय रक्षा अधिकारी इसे अपना ब्रह्मास्त्र कहते हैं और ये मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा कहीं से कहीं तक लॉन्च की जा सकती है। भारत इस मिसाइल को अपनी सैन्य क्षमता में आवश्यक हिस्सा मानता है और उसने इसे चाइना की सीमा पर तैनात भी किया है। यही वजह है दोस्तों कि चाइना के साथ भारत का सीमा पर विवाद चल रहा है। भारत ने इसे वियतनाम को दिया है और अब इंडोनेशिया को भी बेचने की तैयारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल ये दर्शाती है कि भारत किस तरह से रूसी तकनीक और हथियारों पर निर्भर है, जो उसे यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के साथ खड़े होने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के 85% हथियार जो हैं वो रूसी मूल के हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि भारत के साथ हुए युद्ध में रशिया ने कितना बड़ा साथ दिया था भारत का। इन सारी चीजों को देखें दोस्तों तो भारत को मजबूत बनाता है रशिया और इसी प्रकार रशिया को मजबूत बनाता है भारत। आखिर इनकी दोस्ती को कैसे तोड़ सकता है अमेरिका? चाहे अमेरिका इसमें कितना भी मिठास क्यों ना घोल ले, भारत से रशिया की दोस्ती को अलग नहीं कर सकता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों इस बात को तो कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या अमेरिका भारत के साथ नजदीकियों को बढ़ा करके रशिया के और भारत के बीच संबंधों को तोड़ पाएगा? दोस्तों क्या कहती है भारत की जनता, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां नीतीश ने पटना नहीं बुलाया मायावती को। क्या विपक्षी एकता मीटिंग से पहले अखिलेश के गठबंधन ऑफर पर फैसला लेंगी मायावती? बता दें देश की नजरें इस हफ्ते पटना पर टिकी है। 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में 17 विपक्षी दलों या और स्पष्ट कहें तो भाजपा विरोधी दलों की पहली एकता बैठक हो रही है। बैठक में पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और कश्मीर से तमिलनाडु तक के नेताओं के आने की खबर है, लेकिन उस लिस्ट में यूपी की तीसरी बड़ी ताकत बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम नहीं है। नहीं आने वालों में नवीन पटनायक और के चंद्रशेखर राव भी है, जिनसे नीतीश की मुलाकात हुई है। लेकिन अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आए नीतीश बिना मायावती से मिले या उनको बुलाए लौट गए थे। अब नीतीश कुमार की एकता मीटिंग से 2 दिन पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। मायावती ने आश्चर्य रूप से मंगलवार को खुद ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश व देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल तथा सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आज लखनऊ में आहूत होगी। जी हाँ दोस्तों, मायावती के ट्वीट को गौर से पढ़े तो साफ दिखता है कि पटना में हो रही गोलबंदी पर उनकी नजर है, जिसे उन्होंने यूपी और देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, घटनाक्रम और समीकरणों के जरिए जाहिर किया है। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर। 14वीं किस्त के पहले हुए बड़े बदलाव करोड़ों किसानों की जेब पर पड़ सकता है असर। बता दें देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसी तरह की एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। देश के करोड़ों किसान बेसब्री से 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने इस योजना में कई अहम बदलाव कर डाले हैं, जिनके बारे में किसानों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब तक किसानों को 13 किस्तों का फायदा मिल चुका है। सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर कई अहम बदलाव किए हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों में से एक है तो पीएम किसान पोर्टल पर हुए इन बदलावों के बारे में जानकर सरकार की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी, ये सारे बदलाव स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमने दे दिया है। साथ ही साथ अंतिम खबर बताते हैं, जहां 5 साल बाद भारत पाकिस्तान की टीमों के बीच मैच इस टूर्नामेंट में होगी आमने सामने। जी हां, भारत और पाकिस्तान के खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोनों देशों की फुटबॉल टीम लगभग 5 साल बाद आपस में भिड़ती नजर आएंगी। दोनों पड़ोसी देशों को बेंगलुरु में 21 जून से 4 जुलाई तक होने वाले सैफ कप के लिए एक ही ग्रुप में रखा गया है और इस टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, कुवैत और नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है, तो वहीं लेबनान, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान को ग्रुप बी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये जब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ